सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि एल्डर काय की साजिशों के बीच क्लास 0 छठे अजीब परीक्षण खाने की परीक्षा में पहुंची, जहां आत्मा शक्ति के बिना बन खाना था। तांग वुलेन ने अपने असाधारण भूख से अकेले ही सबके हिस्से के 100 से ज्यादा बन खाकर पूरे अंक दिला दिए और परीक्षकों को स्तब्ध कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एल्डर काई कई लंबे क्षणों तक चुप रहीं, फिर बुदबुदाईं। लगता है मुझे चुपके से इन्हें बोनस अंक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रफ्तार से तो ये 60 तक पहुंच ही जाएंगे। शायद उस लड़के की ताकत उसके पेट से जुड़ी हुई है। जुओशी को ये छोटे छोटे राक्षस आखिर मिले कहाँ से, खासकर वो तांग वुलेन और गुयुए। पहला परीक्षण आध्यात्मिक शक्तिता था, दूसरा युद्ध क्षमता का और तीसरा अनुकूलनशीलता व साहस का। इसके बाद चौथा, पांचवा और छठा परीक्षण क्रमशः प्रतिभा, द्वितीय पेशा और इच्छा शक्ति की परीक्षा थे। जहां तक 7वें परीक्षण की बात है, वो सहन शक्ति की मैराथन थी। निस्संदेह ये उनके शरीर को चरम सीमा तक धकेल देने वाला था। जब तांग वुलेन और अन्य 7वें परीक्षण के कक्ष में पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां अभी भी अन्य परीक्षार्थी मौजूद थे। इस सहन शक्ति परीक्षण में समय उतना महत्वपूर्ण नहीं था। इसे 3 भागों में बांटा गया था। 10 किलोमीटर दौड़, 50 किलोग्राम वजन के साथ 1000 स्क्वाट और 1000 चिनअप्स। जो भी परीक्षार्थी तीनों परीक्षण पूरे कर लेता उसे 6 अंक मिलते। यदि कोई 1 घंटे के भीतर पूरा कर लेता तो उसे पूर्ण अंक मिलते। हर अतिरिक्त 10 मिनट पर 1 अंक घटता, न्यूनतम 6 अंकों तक। ये परीक्षण हर प्रकार के सोल मास्टर्स के लिए समान थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि शक्ति प्रकार के सोल मास्टर्स इस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से कमजोर होते हैं। पहले परीक्षण की तरह ही ये परीक्षण भी कई सोल मास्टर्स को बाहर कर देगा। हर परीक्षण अलग अलग क्षमताओं को प्राथमिकता देता था, इसलिए किसी एक सोल मास्टर का सभी में अच्छा प्रदर्शन करना बेहद कठिन था। यही कारण था कि श्रेक अकेडमी की चयन दर इतनी कम थी। फिर भी ये परीक्षण दूसरों की तुलना में कुछ दयालु था, क्योंकि इसमें समय की सख्त सीमा नहीं थी। इसी कारण परीक्षा शुरू होने के कई घंटे बाद भी कुछ परीक्षार्थी उन 6 अंकों को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। परीक्षण की शर्तें सुनकर तांग वुलेन ने घबराहट से गुयुए और शू शाओयान की ओर देखा। वो और शिएशिया आसानी से ये परीक्षण पार कर सकते थे, लेकिन दोनों लड़कियों के लिए ये कठिन था, क्योंकि वो शारीरिक प्रकार की नहीं थी। चौथे और 5वें परीक्षण में उन्हें 0 अंक मिले थे, इसीलिए उन्हें आगे के परीक्षणों में उसकी भरपाई करनी थी। लेकिन ये परीक्षण मूल रूप से गुयुए और शू शाओयान के विरुद्ध था। अपनी चिंता को दबाते हुए तांग वुलेन ने पूछा, शिक्षक शेन, परीक्षा में कुल कितने परीक्षण हैं और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? शैनी ने उत्तर दिया, 10 परीक्षण हैं और पास होने के लिए 60 अंक चाहिए। तांग वुलेन ने तुरंत गणना करना शुरू कर दिया। अगर अधिकतम 80 अंक मिल सकते हैं और पास होने के लिए 60 चाहिए, तो हमारे पास केवल 20 अंकों की गुंजाइश है। अभी तक हमारे अंकों के हिसाब से अगर गुयुए और शू शाओयान इस परीक्षण में 0 अंक भी लें, तब भी वो पास हो सकती हैं। लेकिन आखिरी 3 परीक्षण कितने कठिन होंगे, कौन जानता है? क्या आप हमें बता सकती हैं कि बाकी परीक्षण किस चीज़ की जांच करेंगे? शैनी ने तुरंत कहा, नहीं। तांग वुलेन ने फिर पूछा, तो क्या आप ये बता सकती हैं कि इन 3 सहन शक्ति परीक्षणों में से प्रत्येक कितने अंकों का है? 2 अंक, शैनी ने कहा। कुछ और गणना करने के बाद तांग वुलेन गुयुए और शू शाओयान की ओर मुड़ा। तुम दोनों को सिर्फ 10 किलोमीटर दौड़ना है। शिए, हम तीनों पूरे करेंगे। चलो शुरू करते हैं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। दौड़ बाहर नहीं करनी थी, वहां विशेष सोल ट्रेडमिल थे। दोनों लड़कियों ने तांग वुलेन की गणनाओं पर कोई सवाल नहीं उठाया। वो दोनों उस पर भरोसा करती थी। आखिर वो इतना कंजूस था कि गिनती गणित में जरूर माहिर होगा। तांग वुलेन ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा। उसकी गति रहस्यमयी रूप से तेज थी। फुर्ती प्रकार के सोल मास्टर होने के कारण शिए सीधी राह पर और भी तेज दौड़ सकता था, लेकिन लंबी दूरी में तांग वुलेन उससे पीछे नहीं रहा। शैनी तांग वुलेन के ट्रेडमिल के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी गति देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम सिर्फ उन्हें 2 अंक ही क्यों दिलाना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि आगे वो पर्याप्त अंक नहीं जुटा पाएंगी? तांग वुलेन ने कहा, उनके शरीर इतने मजबूत नहीं है। चिनअप्स और स्क्वाट्स पूरा करना उनके लिए लगभग असंभव है। अगर मैं उन्हें जबरदस्ती करवाऊंगा तो न सिर्फ वो समय बल्कि अपनी ताकत भी बर्बाद करेंगी, जिससे हम आगे के परीक्षणों में नुकसान में रहेंगे। बेहतर है कि हम अपनी शक्ति बचाएं और आखिरी 3 परीक्षणों में पूरी कोशिश करें। वैसे भी जिन परीक्षणों में हमें अंक मिले हैं उनमें हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तरह हमारे पास अभी भी मौका है। शैनी ने मुस्कुराया, उत्कृष्ट, कितनी गहन विश्लेषण क्षमता। तांग वुलेन और शिए ने केवल 10 मिनट में दौड़ पूरी कर ली। फिर वो तुरंत दूसरे परीक्षण स्क्वाट की ओर बढ़े। 50 किलोग्राम की स्क्वाट तांग वुलेन के लिए बच्चों का खेल था। वो पूरे समय बिना धीमा हुए करता रहा। शिए की स्थिति भी लगभग वैसी ही थी। फुर्ती प्रकार के सोल मास्टर होने के कारण उसका शरीर भी काफी मजबूत था। सोल पावर का उपयोग किए बिना भी वो स्क्वाट्स तेजी से पूरे कर सकता था। सौभाग्य से इस परीक्षण में सोल पावर के उपयोग पर कोई रोक नहीं थी। यहीं पर तांग वुलेन की गोल्डन ड्रैगन किंग रक्तवंश की शक्ति सामने आई। 10 मिनट से भी कम समय में उसने 1000 स्क्वाट्स पूरे कर लिए, फिर 1000 चिनअप्स शुरू कर दिए।
30 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे कि उसने तीनों परीक्षण समाप्त कर दिए। गु युए और शू शाओयान ने लगभग 20 मिनट में अपनी 10 किलोमीटर दौड़ पूरी कर ली। वो किनारे बैठकर आराम कर रही थी। शिए तांग वुलिन के पीछे रहा और उसे तीनों परीक्षण पूरे करने में 45 मिनट लगे। फिर भी ये पूर्ण अंक पाने के लिए पर्याप्त था। आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। तांग वुलिन और अन्य 15 मिनट और आराम करते रहे। जब तक वो 1 घंटे के भीतर समाप्त कर लेते, तांग वुलिन और शिए को पूर्ण अंक मिल जाते। लड़कियों को बस बाकी 2 परीक्षण छोड़ देने थे। शिक्षक शैन, अब हमारे कितने अंक हैं? तांग वुलिन ने पूछा। शैनी ने अपने हाथ में पकड़े फॉर्म पर नजर डाली। 60वें परीक्षण के बाद तांग वुलिन, तुम्हारे 50 अंक हैं। ये पढ़ते समय वो अनायास ही उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाई। चौथे और 5वें परीक्षण को छोड़ दे तो अब तक उसने हर परीक्षण में पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। गु युए 38 अंक, शिए 48 अंक, शू शाओयान 40 अंक। पहले परीक्षणों में शक्ति बचाने और सहन शक्ति परीक्षण में केवल 1 भाग पूरा करने के कारण गु युए के अंक सबसे कम थे। तांग वुलिन और शिए सुरक्षित क्षेत्र में थे। उन्हें क्रमशः 10 और 12 अंकों की ही जरूरत थी। वैसे भी सीधे इनर कोर्ट में प्रवेश करना उनके लिए असंभव था, इसीलिए उन्हें न्यूनतम सीमा पार करनी थी। लेकिन गु युए की स्थिति कठिन थी। अगले 3 परीक्षणों में उसके पास केवल 8 अंकों की गुंजाइश थी, यानी वो हर परीक्षण में 3 से ज्यादा अंक नहीं खो सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो वो बाहर हो जाती। शू शाओयान की हालत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आराम करने और शरीर को समायोजित करने के बाद शिए की थकान दूर हो गई, जबकि तांग वुलिन पहले से ही पूरी तरह तैयार था। दोनों लड़कियों ने भी केवल 10 किलोमीटर दौड़ लगाई थी, इसीलिए वो काफी अच्छी स्थिति में थी। उनकी विशाल सोल पावर के कारण उन्हें पूरी तरह ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगा। 8वां परीक्षण जल्द ही शुरू होने वाला था। तांग वुलिन संभावित अंकों की गणना करते हुए स्ट्रैटेजी बनाने लगा। 8वां परीक्षण एक समग्र युद्ध है। तुम्हें श्रेक अकेडमी के वर्तमान छात्रों में से एक से लड़ना होगा। प्रतिद्वंदी यादृच्छिक होंगे, इसलिए किस्मत भी एक कारक होगी। 10 मिनट तक अपने प्रतिद्वंदी के सामने टिके रहोगे तो पास माने जाओगे। उसे हरा दिया तो पूर्ण अंक मिलेंगे, वरना प्रदर्शन के आधार पर 6 से 10 अंक दिए जाएंगे। ये सुनकर कि अगला परीक्षण युद्ध का है, तांग वुलिन ने राहत की सांस ली। कम से कम उसे भरोसा था कि इस बार गु युए को कोई कठिनाई नहीं होगी। जहां तक शू शाओयान की बात है, ये उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा। तांग वुलिन ने ऊपर देखा। 7 परीक्षण पूरे होने के बाद आसमान पर अब शाम की धुंधली छा गई थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा जब उसने पूछा, शिक्षक शैन, क्या हम चारों ये परीक्षण साथ में देंगे या एक-एक करके? शैनी ने उसकी ओर देखा। तुम बारी बारी से दोगे। बहुत अच्छा, तो क्या हम क्रम तय कर सकते हैं? शैनी ने कहा, तुम्हारे पास चुनने के लिए 10 प्रतिद्वंदी होंगे। इसका मतलब ये सिर्फ तुम्हारी ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारे निर्णय की भी परीक्षा होगी। उनमें से कुछ मजबूत होंगे, कुछ कमजोर। कुछ तुम्हें स्वाभाविक रूप से रोकेंगे, जबकि कुछ पर तुम हावी हो सकोगे। इसीलिए तुम्हारा प्रदर्शन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम किसे चुनते हो। यस। क्लास 0 जिन प्रतिद्वंद्वियों का सामना करने वाली थीं, वे उनसे केवल 1 ग्रेड पहले ही अकादमी में शामिल हुए थे, इसलिए सभी की उम्र में बहुत अधिक अंतर नहीं था। हालांकि वे सभी प्रतिभाशाली थे जिन्होंने श्रेक की प्रवेश परीक्षा पास की थी और श्रेक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। ये एक वास्तविक युद्ध की परीक्षा थी, 2 आत्मा गुरुओं के बीच की लड़ाई। अपने शब्दों में उदासीनता लिए शनी ने कहा, अब आप अपने अपने प्रतिद्वंद्वी चुन सकते हैं। एक बार चुनाव कर लेने के बाद आप अपना फैसला बदल नहीं सकते। सभी चयन अंतिम होंगे। इस परीक्षा का एकमात्र नियम यह है कि आप युद्ध के दौरान किसी भी आत्मा उपकरण का उपयोग नहीं करेंगे। आपके पास चुनने के लिए 10 मिनट हैं। टांगुलिन ने शनी की ओर सिर हिलाया और फिर अपने साथियों को इकट्ठा किया। टांगुलिन ने आवाज धीमी करते हुए कहा, मैंने पहले ही हमारे उतरने का क्रम तय कर लिया है। मैं पहले जाऊंगा, दूसरे नंबर पर शेशे और उसके बाद गु युए। शाओयान, तुम सबसे आखिर में जाओगी। शेशे, गु युए, तुम दोनों को अपनी लड़ाइयों को जितना हो सके उतना लंबा खींचना है। खासकर तुम शेशे, तुम्हारे लिए ये आसान होना चाहिए क्योंकि तुम फुर्ती प्रकार के आत्मा गुरु हो। हमें रात तक समय खींचना है ताकि शाओयान अपनी स्टारव्हील आइस स्टाफ का उपयोग कर सके। शाओयान की आंखें चमक उठी और उसने सिर हिलाया। गु युए ने भी हल्का सा सिर हिलाया। टांगुलिन ने आगे कहा, जहां तक प्रतिद्वंद्वी चुनने की बात है, जिसे तुम्हें सबसे उपयुक्त लगे वही चुनो। चारों ने सामने खड़े 10 संभावित प्रतिद्वंद्वियों को देखा। सामान्यतः किसी आत्मा गुरु का बाहरी रूप उसके मार्शल सोल के गुणों को दर्शाता है। शक्ति प्रकार के आत्मा गुरुओं के शरीर मजबूत होते हैं, जबकि दूरी या मानसिक प्रकार के आत्मा गुरुओं की काया अधिक कोमल होती है। अपने विकल्पों को देखने के बाद शेशे की नज़र एक मजबूत कद काठी वाले छात्र पर ठहर गई। जैसे ही वो अपना चुनाव बताने वाला था, टांगुलिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये श्रेक अकादमी है, प्रसिद्ध मॉन्स्टर अकादमी। मुझे यकीन है कि तुम स्कूल के आदर्श वाक्य से परिचित हो। वे केवल राक्षसों को स्वीकार करते हैं, साधारण लोगों को नहीं।
इसका मतलब यह है कि हम अपने प्रतिद्वंद्वियों का आकलन सामान्य तरीके से नहीं कर सकते। उल्टे नजरिए से देखना शायद और भी सही साबित हो। शेषे को ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसने टांगुलिन को जोरदार अंगूठा दिखाया और फिर से सामने खड़े 10 छात्रों को ध्यान से देखने लगा। निम्न स्तरों पर आत्मा गुरुओं के बीच के गुणों की अनुकूलता बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि शेषे किसी नियंत्रण प्रकार के आत्मा गुरु से भिड़ता तो वो पूरी तरह दबा दिया जाता। दूसरी ओर शक्ति प्रकार के आत्मा गुरु दूरी प्रकार के आत्मा गुरुओं से डरते हैं, क्योंकि वे दूरी बनाए रखते हुए हमला कर सकते हैं। हर पहलू को देखते हुए ऐसे प्रतिद्वंद्वी चुनना बेहद जरूरी था जिनके खिलाफ वे अच्छा प्रदर्शन कर सके। अपनी टीम की क्षमता पर टांगुलिन को भरोसा था, फिर भी वो जानता था कि दुनिया में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, खासकर यहाँ महाद्वीप की नंबर 1 अकादमी में। शेषे ने इशारा किया, मैं नंबर 2 को अपना प्रतिद्वंद्वी चुनता हूँ। जिस छात्र की ओर उसने इशारा किया था उसकी काया पतली थी और वो लगभग निश्चित रूप से फुर्ती प्रकार का आत्मागुरु था। शुशाओयान ने उस मजबूत आदमी को चुना जिसे शेषे पहले लगभग चुनने वाला था। वो नंबर 6 था। गुयुए ने कहा, नंबर 1। पहला छात्र 10 में सबसे साधारण दिखता था, उसमें कोई भी विशेषता नजर नहीं आती थी। आखिर में टांगुलिन ने चुनाव किया। उसकी नजर एक पल के लिए भटकी, फिर एक छात्रा पर टिक गई। मैं नंबर 10 को चुनता हूँ, बोलते हुए उसके पैर पहले ही अखाड़े की ओर बढ़ चुके थे। छात्रा नंबर 10 एक लंबी पतली लड़की थी जिसकी आंखों में हल्का सा घमंड झलक रहा था। उसकी सुंदरता औसत से ऊपर थी, लेकिन फिर भी शुशाओयान से एक स्तर कम थी। वो लगभग गुयुए के बराबर थी। शैनी ने कहा, मैं इस मुकाबले की निगरानी करूंगी। लड़ाई के दौरान तुम्हें मेरे आदेश मानने होंगे और जैसे ही मैं कहूं तुम्हें तुरंत रुक जाना है, समझे? उसके शब्द स्पष्ट रूप से टांगुलिन के लिए थे। जी, टांगुलिन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। अच्छा, तैयार हो जाओ, शुरू। बिना किसी अतिरिक्त शब्द के मुकाबला शुरू हो गया। छात्रा नंबर 10 की आंखें चमक उठी और वो तुरंत आगे बढ़ी। चीते की तरह वो बिजली सी गति से टांगुलिन पर झपट पड़ी। शेषे उसकी रफ्तार देखकर दंग रह गया। उसे हमेशा अपनी गति पर गर्व था, लेकिन वो उसके सामने कहीं नहीं टिक पा रहा था। लड़की के चारों ओर 3 आत्मा वलय प्रकट हुए, 2 पीले और 1 बैंगनी। उसके कान भड़फड़ाए, बालों में चांदी जैसी लकीरें उभर आईं और उसकी आंखों की पुतलियां खड़ी संकरी रेखाओं में बदल गईं। एक पशु मार्शल सोल, स्नो लेपर्ड, टांगुलिन ने तुरंत पहचान लिया। उसे स्नो लेपर्ड मार्शल सोल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस इतना याद था कि ये ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला दुर्लभ पशु है जिसमें गति और बल्फ तत्व दोनों हैं। टांगुलिन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। फुर्ती प्रकार के आत्मा गुरुओं को सबसे ज्यादा डर नियंत्रण प्रकार के आत्मा गुरुओं से लगता है। एक नियंत्रण प्रकार के रूप में उसके पास पहले से ही बढ़त थी। इसके अलावा उसके पास पर्पल डेमन आइज भी थे। भले ही वो उसकी तरह तेज ना हो, लेकिन उसकी आंखें उसकी गति के साथ तालमेल बिठा सकती थीं। उसके नीचे 2 बैंगनी आत्मा वलय प्रकट हुए और ब्लू सिल्वर घास की लताएं विशाल जाल की तरह फैल गईं। किसी फुर्ती प्रकार के आत्मा गुरु का नियंत्रण प्रकार द्वारा बांध लिया जाना मूलतः लड़ाई के अंत का संकेत होता है, लेकिन अगले ही पल एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। छात्रा नंबर 10 अचानक हवा में रुक गई और उसके शरीर से बर्फ के फांपे विस्फोट की तरह फैल गए, जबकि उसका पहला आत्मा वलय चमक उठा। बर्फ उसके चारों ओर घूमने लगी, जिससे अखाड़े का तापमान तेजी से गिरने लगा। चटक जैसी आवाजें गूंज उठी जब बर्फ की धाराएं ब्लू सिल्वर घास के जाल से टकराईं। बर्फ के प्रभाव से ब्लू सिल्वर घास सुस्त हो गई। अगर वो पहले कई बार विकसित ना हुई होती तो शायद उसी क्षण चूर चूर हो जाती। क्या वो फुर्ती प्रकार की आत्मा गुरु नहीं है? ये बर्फ के फांपे तो नियंत्रण या आक्रमण प्रकार जैसे लगते हैं। इतनी तेज होने के बावजूद वो फुर्ती प्रकार की तरह सीधा हमला नहीं कर रही। श्रेक अकादमी सच में धोखेबाज अजीब लोगों से भरी हुई है। दोनों मार्शल सोल के टकराने से बर्फीला तूफान और घना हो गया। टांगुलिन ने अपनी ब्लू सिल्वर घास को इकट्ठा किया, लेकिन वो फिर भी बर्फ की दीवार को भेद नहीं सकी। बर्फ घास के चारों ओर से बहती हुई उसके शरीर की ओर बढ़ने लगी। टांगुलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हटना शुरू कर दिया। उसके पीछे ब्लू सिल्वर घास मिक्सर की तरह घूमने लगी, पास आ रही हर बर्फ की लहर को झाड़ते हुए। कायर, उसकी प्रतिद्वंद्वी ने कहा ठंडे स्वर में, जब उसने बर्फ को उसका पीछा करने का आदेश दिया। वो जल्द ही बर्फीले तूफान में गायब हो गई और बर्फ खुद एक तेंदुए का रूप लेकर उस पर झपट पड़ी। छात्रों का कार्य परीक्षार्थियों से अलग था। उन्हें अपनी लड़ाइयों को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना था। जितनी जल्दी वे जीतते उतना ही बेहतर इनाम उन्हें मिलता। लड़की का दूसरा आत्मा वलय चमक उठा। उसके तेंदुए के प्रकट होते ही अखाड़े का तापमान एक बार फिर गिर गया, जिससे घास की गति और भी धीमी हो गई।
तेंदुआ तुरंत सुस्त घास को चीरता हुआ टांगुलिन की ओर टूट पड़ा। टांगुलिन की हालत बेहद दयनीय दिख रही थी क्योंकि वो टेढ़े मेढ़े रास्ते में भाग रहा था। ब्लू सिल्वर घास लगातार उसका पीछा कर रहे तेंदुए को मारती रही, उसे जितना हो सके धीमा करने की कोशिश में। लड़की अखाड़े के बीचों बीच खड़ी रही और अपने तेंदुए को पीछा जारी रखने का आदेश दिया। समय खींचने की कोशिश कर रहे हो तो चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। कुछ देर भागने के बाद टांगुलिन को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तापमान में कुछ अजीब सा बदलाव था। तापमान और गिरते ही तांगवुलिन की गति धीमी पड़ गई और जमीन पर बर्फ की एक परत जम गई। उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास लगातार पीछा कर रहे तेंदुए पर प्रहार कर रही थी, लेकिन उसकी आत्मशक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। अपनी स्थिति के बावजूद तांगवुलिन दौड़ता रहा और हर सांस के साथ उसके मुंह से सफेद भाप निकल रही थी। हाँ, अब इसे यहीं खत्म कर देते हैं। लड़की की आंखों में नीली चमक दौड़ गई और उसकी तीसरी आत्मा अंगूठी जगमगा उठी। वो आगे झुकी और तांगवुलिन की ओर झपक पड़ी, अपना दायां हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए। एक सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया और उसके शरीर में शक्ति का उफान भर गया। उसके पीछे एक विशाल स्नो लेपर्ड की छवि उभरी जो अपने पंजे से तांगवुलिन पर वार कर रही थी। उसका तीसरा आत्मा कौशल स्नो लेपर्ड क्लॉ 1000 वर्षीय स्तर का आत्मा कौशल था, जिसमें शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों गुण थे। जिस पर यह प्रहार करता वो 5 सेकंड तक चक्कर में रहता और अत्यधिक ठंड सहता, यहाँ तक कि जम भी सकता था। इसके अलावा ये विरोधी को उछालकर दूर फेंकने की क्षमता भी रखता था। उसी क्षण लड़की ने तांगवुलिन की आंखों में सुनहरी चमक देखी। उसके चारों ओर की घास उछलकर हवा में गई और फिर जमी हुई जमीन में धंस गई, पीछे मौजूद तेंदुए और स्नो लेपर्ड क्लॉ दोनों पर वार करते हुए। तेंदुआ पूरा प्रहार सहते ही बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया, जबकि स्नो लेपर्ड क्लॉ और ब्लू सिल्वर इम्पेलिंग एरे के बीच जोरदार टक्कर हुई। आखिरकार आत्मा शक्ति का अंतर बहुत बड़ा साबित हुआ। ब्लू सिल्वर इम्पेलिंग एरे जमीन में दब गया, जिससे स्नो लेपर्ड क्लॉ के लिए तांगवुलिन तक पहुंचने का साफ रास्ता बन गया। तांगवुलिन ने अपने दाएं मुक्के से हमला रोकने की कोशिश की, लेकिन जोरदार धमाके के साथ वो पीछे की ओर उड़ गया। देखते हैं अब भी सह पाते हो या नहीं। क्या 2000 वर्षीय आत्मा अंगूठियां वाकई इतनी कमाल की है? लड़की के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि कम से कम स्नो लेपर्ड क्लॉ की तीव्र ठंड तांगवुलिन की सारी लड़ने की क्षमता छीन लेगी, और चक्कर आने वाला प्रभाव तो अलग ही था। इसके अलावा ब्लू सिल्वर इम्पेलिंग एरे से नष्ट हुआ तेंदुआ बर्फ में बदल चुका था, जिससे अखाड़े का तापमान और गिर गया था। उसे तांगवुलिन के दोबारा लड़ पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन भले ही उसे पीछे फेंक दिया गया था, तांगवुलिन जमीन पर नहीं गिरा। अचानक गिरी बर्फ ने उसे उसकी नजरों से ओझल कर दिया। ठंड थी, लेकिन इतनी नहीं कि उसे रोक सके। उसने अपनी रक्त परिसंचरण की शक्ति को सक्रिय किया। रक्त परिसंचरण तेज कर ठंड को शरीर से बाहर निकाल दिया। रक्त परिसंचरण के प्रभाव में ठंड अब उस पर ज्यादा असर नहीं कर पा रही थी। तांगवुलिन जमीन के पास झुका और फिर बर्फ की आड़ लेते हुए बगल की ओर तेजी से दौड़ा ताकि लड़की से दूरी बना सके। जहां तक स्नो लेपर्ड क्लॉ के चक्कर लाने वाले प्रभाव की बात थी, ये कौशल उसके दाएं हाथ पर लगा था, लेकिन उसकी सुनहरी शल्कों ने पहला आघात सह लिया, जिससे वो प्रभाव पूरे शरीर में फैल नहीं सका। साथ ही उसकी पर्पल डेमन आइज ने उस हमले के आध्यात्मिक प्रभाव को भी खत्म कर दिया। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि तांगवुलिन पूरी तरह दबाव में था, लेकिन असल में ये बुद्धि और साहस की लड़ाई थी और इसमें तांगवुलिन विजेता रहा। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के तीनों आत्मा कौशल जान लिए थे। जब बर्फ के टुकड़े जमीन पर गिरे तो स्थिति साफ हुई। जैसे ही लड़की शेन यी को रिपोर्ट करने वाली थी, उसने अखाड़े के सबसे दूर कोने में खड़े तांगवुलिन को देखकर स्तब्ध रह गई। ये कैसे हो सकता है? क्या उसे ठंड नहीं लग रही? लड़की अविश्वास से उसे घूरने लगी। तांगवुलिन के होठों पर चमकती हुई मुस्कान आ गई। उसने कोई हरकत नहीं की, बस वहीं खड़ा रहा। लड़की ने ठिठकते हुए नाक से कोड़ी और उंगली से उसकी ओर इशारा किया। बर्फ के टुकड़े फिर से उसकी ओर दौड़ पड़े। पहले की तरह चारों ओर से बर्फ ने उसे घेर लिया और इस बार लड़की भी साथ ही आगे बढ़ी। स्वाभाविक रूप से एक श्रेक लड़की इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। इसके अलावा उसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग भी नहीं किया था। तांगवुलिन के चारों ओर ब्लू सिल्वर ग्रास फैल गई और घूमने लगी। पर्पल डेमन आइज के उपयोग के बावजूद वो पूरी तरह बर्फीली धुंध को भेद नहीं पा रहा था, लेकिन उसके चारों ओर घूम भी घास ने हर दिशा से आने वाले हमलों को रोक लिया। घास की लताएं पारदर्शी चमक के साथ झिलमिला रही थी और घूमते हुए एक विशाल सुरक्षात्मक जाल बना रही थी, जो तूफानी बर्फ के सामने झुकने से इनकार कर रहा था।
तांग वुलिन ने दोनों हाथ हिलाए और घास में आत्मा शक्ति भरने लगा। ऐसा करते ही ब्लू सिल्वर ग्रास की आंतरिक नसों में हल्की सुनहरी आभा चमकने लगी। उसकी मार्शल सोल भले ही ब्लू सिल्वर ग्रास थी, लेकिन ये पहले ही 2 बार विकसित हो चुकी थी। उसकी 2000 वर्षीय आत्मा अंगूठियों की मदद से वो फिलहाल अपने प्रतिद्वंद्वी को रोकने के लिए पर्याप्त थी। अब बर्फ से दोबारा बना तेंदुआ जोरदार धमाके के साथ जाल से टकराया, उसे तांग वुलिन की ओर धकेलते हुए। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी पल उस तक पहुंच जाएगा, लेकिन तभी ब्लू सिल्वर इम्पेलिंग एरे प्रकट हुआ और तेंदुए को कांटेदार आलिंगन में जकड़ लिया। छेदों से भरा तेंदुआ हवा में जड़ हो गया। तांग वुलिन ने मौके का फायदा उठाया और अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से पीछे हटते हुए उससे दूरी बना ली। इस पूरी प्रक्रिया में घास उसके चारों ओर बिना रुके घूमती रही, निरंतर उसकी रक्षा करते हुए। उसी क्षण तेंदुए के भीतर से एक आकृति फूट पड़ी और बिजली जैसी गति से तांग वुलिन की ओर बढ़ी। वो छात्रा नंबर 10 थी। वो इतनी तेज थी कि उसे प्रतिक्रिया का मौका नहीं मिला। सफेद बिजली की तरह वो पल भर में उसके सामने आ गई, लेकिन उसी क्षण तांग वुलिन के शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वो स्प्रिंग की तरह हवा में उछल गया और उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास लड़की को बांधने के लिए आगे बढ़ गई। लड़की चौंक गई। उसने स्नो लेपर्ड इसी गुप्त हमले के लिए बनाया था। उसकी गति का सहारा लेकर उसने उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास को दबा दिया था, लेकिन सुनहरी ब्लू सिल्वर ग्रास की एक लता पहले ही तांग वुलिन को हवा में उछाल चुकी थी। वो पीछा करना चाहती थी, लेकिन उसे बांधने को आतुर घास के झुंड ने उसे बचाव करने पर मजबूर किया। अगर वो हवा में उसका पीछा करती तो घास उसे जकड़ लेती। लड़ाई की शुरुआत से ही वो भागते खरगोश और पीछा करते लोमड़ी की तरह थे। लड़की लगातार आक्रामक थी और तांग वुलिन रक्षक। इसमें कोई शक नहीं था कि वो अब तक सिर्फ हमलों को झेलता आ रहा था। लड़की की साधना स्तर निश्चित रूप से तांग वुलिन से ऊंची थी। 3 और 2 आत्मा अंगूठियों के बीच का अंतर लगभग अपार था, लेकिन आक्रामक होने के कारण उसने उससे ज्यादा आत्मशक्ति खर्च की थी और क्षेत्र नियंत्रण कौशलों के निरंतर उपयोग से जल्द ही उसके पास अंतिम निर्णायक हमला करने के लिए पर्याप्त आत्मशक्ति नहीं बचेगी। अपने कई हमले असफल होते देख उसने खुद को शांत किया। अगर मैं इसी तरह जारी रही तो मैं हार सकती हूँ। कितना परेशान करने वाला लड़का है। पूरी लड़ाई के दौरान तांग वुलिन अपनी आत्मा-शक्ति को मिस्टीरियस हेवन मेथड के अनुसार घुमा रहा था। वर्षों के अभ्यास के कारण उसकी आत्मा-शक्ति सामान्य से अधिक शुद्ध और घनी थी, जिससे उसे अपने साथियों पर बढ़त मिलती थी। सच कहें तो उसे थकाने वाली लड़ाइयां पसंद नहीं थी। वो उन्हें विस्फोटक रूप से खत्म करना चाहता था, लेकिन जू शियाओ यान के लिए समय बचाने के लिए उसे यही तरीका अपनाना पड़ा। इस लड़ाई का उसका उद्देश्य समय खींचना था। स्वाभाविक रूप से उसकी आत्मा-शक्ति की खपत भी कम नहीं थी। तांग वुलिन की योजना बेहद सटीक थी। पहले लड़कर उसे अपने साथियों की लड़ाइयों के दौरान आराम और पुनः ऊर्जा प्राप्त करने का पूरा समय मिलेगा। मिस्टीरियस हेवन मेथड और अपनी कम आत्मा क्षमता के साथ उसे पूरी तरह ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बर्फ के टुकड़े आसमान को ढक गए और लड़की फिर से बर्फीली धुंध में गायब हो गई। फिर मानो बर्फ की अपनी आंखें हों, वो एक विशाल धार की तरह तांग वुलिन की ओर दौड़ पड़ी। लड़की ने अपनी रणनीति तेजी से बदली। तुम घिसटने वाली लड़ाई चाहते हो? तो देखते हैं पहले कौन थकता है। केवल 2 आत्मा अंगूठियों के साथ तुम मुझसे मुकाबला कैसे करोगे? ब्लू सिल्वर ग्रास तांग वुलिन के सामने घूमती हुई ढाल बन गई और हमले को मोड़ दिया। बर्फीली धुंध उसके शरीर और घास में घुस गई, उसकी शक्ति को धीरे धीरे चूसती रही। इसी तरह दोनों एक दूसरे को थकाते रहे। फिलहाल दोनों ही अपने पहले आत्मा कौशल का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि वो आत्मा शक्ति की खपत के लिहाज से सबसे कुशल थे। जहां पहले वो आत्मा कौशलों को खुलकर उपयोग कर रहे थे, अब वो कहीं अधिक सतर्क हो गए थे।